खांसी के मरीज घर घर में है। इससे कैसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई परेशान है, आपको बता देते हैं। समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घर घर में है खांसी के मरीज और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, वो हम आपके सामने रखेंगे। बता दें आपको कि कई दिनों तक एक बार शुरू खांसते खांसते ठीक नहीं होने वाली खांसी लोगों को परेशान कर रही है। खांसी शुरू हो जा रही है तो रुक नहीं रही है, लोगों को फेफड़ों में दर्द हो रहा है, पेट में भी खांसी के साथ तकलीफ हो रही है, पूरी रात दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, लगातार लोगों को छींक आ रही है, खांसी आ रही है। तो किस तरीके के लक्षण ये लगातार हो रही खांसी के साथ आ रही है अंजलि, ये हम दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो लक्षण है जो इन दिनों कई मरीजों में देखने को मिले, कई घरों में ये परेशानी, आपके घर में भी ये परेशानी हो सकती है, वो क्या है? कई दिन तक जो जुकाम है, खांसी वो ठीक नहीं हो रहा है। एक बार अगर शुरू होती है खांसी या जुकाम तो रुकती नहीं है। और तीसरा एक और सिम्टम देखने को मिला है कि खांसते खांसते फेफड़ों में भी दर्द हो रहा है, जैसा प्रतिमा ने बताया, वहीं पेट में भी दर्द और ऐंठन हो रही है, खांसी के साथ लगातार छींकें भी लोगों को आ रही है और पूरी रात खांसी आती है। ये वो तमाम लक्षण हैं जो कि कई घरों में कई मरीजों के अंदर देखने को मिली है। लेकिन क्या इन सबका कोरोना से कोई कनेक्शन है, ये आज हम अपने डॉक्टर से जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर से परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स की पूरी टीम स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर टी.एस. क्लेयर हार्ट स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर राहुल शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमान धर्मशिला हॉस्पिटल से है। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे वैक्सीन एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। आप चारों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आज हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आईएमए ने डॉक्टर्स को कहा है कि एंटीबायोटिक किसी भी मरीज को ना दे जिनमें ऐसे लक्षण है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि तेजी से फैल रहा कोल्ड बग आखिर है क्या, किस तरह लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो कोल्ड बग के बारे में बताते हैं प्रतिमा की क्या है कोल्ड बग। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। कोल्ड बग जिसकी जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस अटैक है, जिससे आजकल ज्यादातर लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। इसमें सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण मरीजों में पाए जा रहे हैं और इसमें अगर आपका बुखार ठीक भी हो जा रहा है तो जो खांसी आपको पकड़ रही है वो लंबे वक्त तक परेशान कर रही है। जी हाँ, तो ये लक्षण है, तेजी से बढ़ता जा रहा है ये वायरल इन्फेक्शन। किन वजहों से ये इन्फेक्शन फैल रहा है ये भी जानेंगे। और इसके साथ ही गले में दर्द की शिकायत भी है, तेज खांसी भी लोगों को हो रही है और सीने में जकड़न भी महसूस होती है। तो ये वो सिम्टम है जो कि कोल्ड बग के बारे में बताया जा रहा है प्रतिमा। बिल्कुल, कई लोगों को सूखी खांसी ड्राई कॉफ की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि ये 3 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक लोगों में रह रही है और इसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर उनका बुखार ठीक हो गई है, सर्दी ठीक हो गई है, तो ये खांसी आखिरकार क्यों नहीं जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष रूप से ये देखने को मिल रहा है कि सांस लेने में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ये सारी वजह है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि इन दिनों देखने को मिले, जिसे नाम दिया गया है कोल्ड बग का निधि। हमारे डॉक्टर स्टूडियो में मौजूद है, उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ये इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच। बिल्कुल, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर क्लेयर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो प्रोलॉन्ग्ड खांसी है, जो खांसी खत्म नहीं हो रही और लोग खांसते खांसते लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है, सब कुछ ठीक हो गया है, जो वायरल है वो भी ठीक हो गया, लेकिन खांसी रुक जाती है। इसका क्या सीधा कनेक्शन कोरोना से है? जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे, जब उन्हें आगे चलकर बुखार या इस तरह के वायरल हो रहे हैं तो खांसी रुक जाती है? देखिए, इससे ये कहना कि कोरोना से रिलेशन था, ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये वायरस जो है अभी ये कॉमन कोल्ड ये खांसी का हो रहा है, ये डिफरेंट वायरस है। लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ से अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो ऑब्वियसली वो बीमारी लंबी चलती है। जो पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ था, हालांकि कोई मेरे पास इतना डेटा नहीं है, उनको ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो हील होने में, आराम होने में ज़्यादा टाइम लगता है। जी, डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल, क्या वजह आप मानते हैं कि आईएमए ने नई एडवाइजरी में कहा है कि डॉक्टर्स ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स ना फिलहाल सजेस्ट करें? इसे जरा समझाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वायरस इस वक्त हम देख रहे हैं, ऑल्दो वो कोविड नहीं है, लेकिन हर साल सीजन के साथ हम देखते हैं कि फ्लू सोसाइटी में आता है। इस टाइम इसका स्ट्रेन बदल गया है, ये H3N2 स्ट्रेन आया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, लोग डर जाते हैं, सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं, या जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको लगता है नहीं एंटीबायोटिक दे दी जाए इन सबको, और वो एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक चल रही हैं, जिसके दूरगामी प्रभाव हैं, जिसमें लोगों को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो सकता है और बाकी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि हमने ये देखा है जब भी वायरल इन्फेक्शन एक बार पेशेंट को होता है, इट इज़ पॉसिबल कि 1 या 2 हफ्ते के बाद उसको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक को कंजर्व करके और बचा के रखें, ताकि जब उनको ट्रूली इसकी ज़रूरत है
तब उनको एंटीबायोटिक दी जाए। लेकिन ये डाटा हमने देखा है कि कोविड से इसका लिंक है कि नहीं। बहुत पेशेंट्स को हमने देखा, और एक रफ डाटा जो हमने निकाला अपने यहाँ से, 30 से 40% लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ जो कोविड में हुई थी, वो माइल्ड थे या मॉडरेट थे या सीवियर थे, उनको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम हो गई है और उनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो जल्दी से नहीं जाते हैं। जैसे लोगों को ब्रोंकाइटिस में होता है या एस्थमा में होता है कि एक बार उनको इन्फेक्शन लग रहा है और उसको जाने में बहुत टाइम लग रहा है, और ये बग से इसकी वजह से भी लोगों में खांसी लंबे टाइम तक रह रही है। और इस खांसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ICMR ने ऑल्दो एडवाइजरी जारी की है 3 हफ्ते की, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी में इंडिया जो कि एक एंडेमिक कंट्री है टीबी के लिए, तो हमें वो स्क्रीन कराना जरूरी है। तो जस्ट बिकॉज कि हमने ये बोल दिया कि 3 हफ्ते तक खांसी रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना है। डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप कराना है, लेकिन यस एंटीबायोटिक से जितना हो परहेज करना है। जी, डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ है। सर, हमने देखा था जब कोविड ने हिट किया था तो किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम सब लोग उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे। अब उस तरीके का कोई हम लोग तौर तरीकों को अपनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और हमने देखा इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा वीक नजर आती है। उसका क्या कोविड से कोई लेना देना, कोई करेक्शन क्या नजर आता है आपको? देखिए, डायरेक्टली कोरोना वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, सेम बिहेवियर इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कुछ केसेस घातक हो रहे हैं, खास करके जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। बच्चों में लेस देन 5 साल के जो बच्चे हैं, बुजुर्गों में 65 साल से ऊपर, या इम्यूनोसप्रेशन या कैंसर के रोगी या डायबिटीज या डायलिसिस वाले रोगी, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। तो प्रिकॉशन ही जरूरत है, तो हैंड वॉश और मास्क ऐसे हाई रिस्क ग्रुप में अभी भी रिकमेंडेड है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिकॉशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ, वैक्सीन एक्सपर्ट है। हमने देखा कि भारत में भी जो सेकेंड कोरोना वेव थी वो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से भारत उस वक्त गुजरा, लेकिन अभी हाल के केसेस आपने देखे होंगे, लोगों के हार्ट अटैक के कारण बहुत बढ़ रहा है। हार्ट अटैक आना बहुत आम हो गया है, और जब लोगों ने ज़्यादा, जैसे किसी को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया, आपने भी आमतौर पर केसेस पढ़े होंगे कि इस केसेस में इजाफा हुआ है, एक सडन इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल आपका रिपोर्ट सही है कि सडन कार्डियक डेथ एंड ये मैसिव कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं, और स्पेशली ये यंग एज ग्रुप में भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि यूजुअली एल्डरली हो, पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, वो आम बात थी। बट अभी आप देखे होंगे कोई जिम कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, बिल्कुल, तो इस टाइप के केसेस में भी होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऑथेंटिक, तो क्या इसके पीछे लाइफस्टाइल कारण है, क्या कारण है? इसमें मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम में जो लोगों की सीडेंट्री लाइफ हो गई थी, फूड हैबिट काफ़ी चेंज हो गया था। बट इसको मैं लॉन्ग कोविड से भी जोड़ के देख सकते हैं। आप देखेंगे कि केसेस कुछ हमारे हॉस्पिटल में भी जो आए, जो ऑलवेज उस टाइम या तो ICU या हॉस्पिटलाइज थे लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम से डॉक्टर क्लेयर से इसके बारे में डॉक्टर क्लेयर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, बेहतर लाइट आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, ऐसे है कि सडन कार्डियक डेथ, पहले तो ये समझ लो कि सडन कार्डियक डेथ वो होती है जो कि मरीज़ 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाए जब से सिम्टम उसको शुरू होते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ बाई एंड लार्ज इज कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की वजह से होती है। बहुत ही अदर कॉज बहुत कम है, जैसे बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन में, या पेट में ब्लीडिंग हो जाए, मैसिव ब्लीडिंग, उसी वजह से होते हैं। बट 95-96% एक कार्डियक डेथ होती है। कार्डियक डेथ होती है, ठीक है। तो जो कार्डियक डेथ, जो सडन कार्डियक डेथ होती है, मोस्टली ऐसे पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़ होती है, जिसमें कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम होती है। क्या इससे हेरिडिटी? लेकिन बहुत कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि मेजर हार्ट अटैक हुआ, उसमें भी डेथ हो सकती है। लेकिन जो आजकल की घड़ी में हम सुन रहे हैं, जैसे कल परसों भी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर थी कि तेलंगाना में 5-6 यंग लोगों की डेथ हो गई है। मेरा अपना विचार ये है कि ये डेफिनेटली कोविड से रिलेटेड है। ये है एक्चुअली एक स्टडी भी आ चुकी है पब्लिश इन कार्डियोवास्कुलर रिसर्च, जो कि यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल है। तो उन्होंने देखा है कि मॉडरेट टू सीवियर कोरोना के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में
ऐसे पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ का रिस्क 81 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन ये रिस्क कंटिन्यूड रहता है 18 मंथ्स तक। जी, तो हम हमें इसी कम से कम माफ़ी 1 कीजिएगा सर, साल आपको 1.5 टोक साल रही हूँ। तक उन पेशेंट को फॉलो करना है। ठीक है, रिस्क बड़ा है और कोविड के बाद और ज़्यादा रिस्क बड़ा है, और जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, यानी जो हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं। हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, IMA ने नई एडवाइजरी जारी की है। IMA ने लोगों को एंटीबायोटिक से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक्स देने से परहेज करें, ये IMA की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं। और जो मौसमी बुखार होते हैं, सर्दी खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स लिखने से बचें, ये डॉक्टर्स को सजेशन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। IMA की तरफ से क्या कुछ कहना है? डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कोरोना के दौरान जिन लोगों ने ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने ज़्यादा एस्टेरॉयड लिए हैं, उनके लिए खतरा है। तो IMA की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। कोरोना में दवाइयाँ जो खाया एंटीबायोटिक्स, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। उस वक्त में स्टेरॉयड भी बहुत मिले, तो उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, और उनमें भी जिनमें लेटेंट डायबिटीज़ थी, उनमें डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं। तो अल्टीमेटली ये भी रहा कि उस टाइम में अगर उन्होंने एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मिली या ज़्यादा लिया, तो निश्चित रूप से उसका एक फैक्टर अब देखने को मिल सकता है कि जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन दवाइयों के प्रति ज़्यादा होगा जो उस वक्त ली गई थी। तो डॉक्टर्स को आपने सुना, IMA की गाइडलाइंस पर कहा जा रहा था कि एंटीबायोटिक से बहुत बुरे असर पड़ सकते हैं। तो अगर इस तरह का बुखार है, मौसमी बुखार है, तो एंटीबायोटिक्स देने से या प्रेस्क्राइब करने से लोगों को बचें। अब IMA की गाइडलाइन क्या है, जल्दी से इस पर नजर डालते हैं कि IMA की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। पहली बड़ी बात, मौसमी बुखार 5 से 7 दिनों तक रहेगा, ये गाइडलाइंस में मौजूद है, और 3 सप्ताह तक बनी रह सकती है खांसी, ये भी कहा गया है। इसके अलावा इलाज करने वाले डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, जिस तरह के सिम्टम्स हैं उस तरह का ट्रीटमेंट दें। एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग न करें, बड़ी बात IMA की तरफ से। खांसी बुखार के लिए प्रदूषण बड़ी वजह है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, ये सलाह भी दी जा रही है IMA की तरफ से। एक और पॉइंट यह है कि लोग अच्छे तरीके से हाथ धोएं, जो कि सबसे बड़ी बात है कि हाथ से ही बीमारियां आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए हाथ धोना बहुत अति आवश्यक है, और ये बात हमने कोरोना में भी सीखी। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि क्योंकि होली का त्यौहार है, लोग त्योहारों के समय आमतौर पर लापरवाहियाँ ज़्यादा बरतते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गाइडलाइंस है कि एंटीबायोटिक देने से बचें डॉक्टर्स, वो कितनी कारगर होंगी कि नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है खांसी को? आपको लगता है घर पे खांसी को ठीक किया जा सकता है? जी, एंटीबायोटिक का सिंपल मतलब है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे। ये वायरस है, इसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ये एक तरह से कह सकते हैं IMA ने दोबारा डॉक्टरों को जगाया है। ये हमारे फार्माकोलॉजी में पढ़ाया गया था कि एंटीबायोटिक का रोल वायरल इलनेस में नहीं है, उसी को जगाया गया है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। H3N2 में एंटीबायोटिक ना दें, बेहतर रहेगा। जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा, उसको बचा कर रखें, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए काम करेगा। दूसरा, होली की बात जो आपने कही, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बिल्कुल बचाना है, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड नहीं है, लेकिन काम इसमें भी वही करेगा। डिस्टेंस, मास्क और हैंड हाइजीन, यही 3 बचा सकता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से ये है, यंगस्टर्स जो ठीक है, फिट हैं, उनको सर्दी जुकाम होकर रह जाएगा। एल्डरली को, हाई रिस्क ग्रुप को सीरियस इलनेस हो सकती है, उससे हमें बचाना है, यही हमारी कोशिश है। जी डॉक्टर राहुल, सवाल मेरा आपसे है, होली का त्यौहार है, ऐसे में लोग रंगों से खेलेंगे, भीगेंगे भी इस दौरान, और एक बार फिर से हम देखेंगे शायद इन केसेस में इजाफा हो, खासतौर पर बच्चों में। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी उन्हें बरतनी होगी ताकि ऐसे केसेस अब और ना ज़्यादा बढ़े? आई थिंक उससे पहले मैं एडवाइजरी की बात करना चाहूँगा, जिसमें ऑल्दो IMA ने कहा है कि 3 हफ्ते तक खांसी रह सकती है, लेकिन अगर खांसी है तो अपना चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 3-4 दिनों में देखे हैं कि लोग खांसी को इग्नोर कर रहे हैं और उनमें TB, कैविटीज़, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी खांसी है तो एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एज फार एज होली के त्यौहार की बात है, तो हम सब लोग होली के त्यौहार में पानी और रंग का उपयोग करते हैं, और हमने देखा है कि एलर्जीज में सबसे ज़्यादा डस्ट, पोल्यूशन, जितने भी गुलाल हैं या ठंड है, उसकी वजह से निमोनिया लगने का रिस्क बढ़ सकता है। एंड कंसीडरिंग कि वायरल अभी चल रहा है, वायरल के बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी निमोनिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना हो इन चीज़ों से परहेज करें, हर्बल चीज़ें का उपयोग करें, और बहुत ज़्यादा
बड़े तरीके से होली ना खेलें, बहुत ज़्यादा देर भीगे ना रहें। डॉक्टर राहुल जो बता रहे हैं वाकई में वो तो ज़रूर सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार है, हम लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते, और उस पर होता क्या है कि बीमार हो जाते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, रंगों से खेलते हैं तो गीले भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन डॉक्टर अनिल ये बताइए, अभी जिस वायरल चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर किसी को काफी समय से जुकाम, खांसी या सीने में जकड़न जैसी कोई भी शिकायत है तो घर पे रह के इंतजार करना चाहिए कुछ दवाई लेकर के, या फिर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या आइसोलेट हो जाना चाहिए? सो आई थिंक जब भी ये वायरल इन्फेक्शन घर में हो रहे हैं, डॉक्टर अनिल से डॉक्टर अनिल। नो, आई थिंक डॉक्टर राहुल ने जो एडवाइस दिया, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल स्पेशली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, मोड ऑफ स्प्रेड तो सेम होता है, एयर ड्रॉपलेट से होगा, कंटैक्ट से होगा, स्नीजिंग से होगा, कफिंग से होगा। तो आई थिंक प्रिकॉशन, चाहे वो कोविड हो या कोई भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो, वो मास्क लगाना, हैंड हाइजीन एंड कॉन्टैक्ट एंड क्राउडेड प्लेसेस से बचना, प्रिकॉशन इज रिमेन सेम। और निश्चित रूप से इसमें IMA की एडवाइजरी बिल्कुल परफेक्ट है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, बट निश्चित रूप से ये 5 to 7 डेज तक सही है। बट अगर ये उसके बियॉन्ड एक्सटेंड होता है 3 वीक्स, और बहुत सारे हमारे यहाँ तो इवन 4 to 6 वीक्स के पेशेंट आते हैं, तो उनको प्रॉपर एक बार चेकअप, एक्सरे एंड जो फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो निश्चित कराना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो अगर ये 2 वीक्स के बियॉन्ड जा रहा है तो 100% डॉक्टर से फिजिशियन की विजिट करनी चाहिए। एक बड़ी बात आपने कही कि अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है और आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, तो उस वक्त ये वही वक्त है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने खांसी का इलाज करना है। अब बात होती है सावधानी की। डॉक्टर कलेर, अगर आप कुछ सावधानी के बारे में बता पाएँ, क्या कुछ प्रिकॉशंस इस वक्त त्योहारों के सीज़न में लिया जाना चाहिए? होली का त्यौहार है, लोगों को खांसी भी है, लेकिन फिर भी लोग होली खेलते हैं, गीले होते हैं, इसीलिए ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है बीमारियां पनपने का। तो सावधानी पर बात करते हैं। पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैं IMA को कम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने एंटीबायोटिक यूज़ पे पहली बार वार्निंग दी है। हमारे कंट्री में बहुत एंटीबायोटिक का मिस यूज़ होता है, सो कम्प्लीमेंट टू दैम, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि खांसी का मतलब यही नहीं कि गला खराब है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। खांसी हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है। तो अगर किसी बंदे को बुखार नहीं है, गले में कोई दर्द नहीं है और उसको खांसी हो रही है, लेट के ज़्यादा खांसी होती है, बैठ के आराम मिलता है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। सो प्लीज़ डोंट निगलेक्ट दैट। ये नहीं कि 3 हफ्ते आप हार्ट फेलियर को चलाते रहो। सो एवरी खांसी इज़ नॉट ओनली लंग इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन। खांसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, सो उसको इग्नोर नहीं करना है। बाकी रही आपकी जो लोड अपनी होली आ रही है, होली के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि बाहर होली खेलना बंद करनी चाहिए। अपनी फैमिली के अंदर बैठ के ही होली खेलनी चाहिए, और रंग नहीं जो हैं गीला जो रंग का इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ नोशनल करना चाहिए। ये हमें अपनी जो बिहेवियर है त्योहारों का चेंज करना चाहिए। जी सर, अभी तक हमने आपको कोल्ड बग से बढ़ते खतरे और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की, बात की। घर घर पर पैर पसार रहे इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस को कैसे हराएं, उस पर बात की। वायरल चैप्टर के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अचानक आ रहे हार्ट अटैक्स की। जी हाँ, किसी की डांस करते करते मौत हो रही है, तो कोई जिम में वर्कआउट करते हुए बेहोश हो रहा है, कोई पढ़ाते पढ़ाते ही गिर रहा है, तो कोई खेल के मैदान में ही मौत का शिकार हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्या है इसकी वजह, जानेंगे अपने डॉक्टर से। तो आखिर दिल क्यों दे रहा है धोखा, क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस, ये आपको हम बताते हैं, तस्वीरों के जरिए बताएंगे। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको तस्वीर दिखाएंगे और कैसे केसेस सामने आए हैं ये भी बताएंगे। सबसे पहले एक मामला सामने आया था 4 मार्च 2023 को, और वहां भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। लेकिन उससे पहले देखिए कोरोना जैसा क्या डेंजरस है ये जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कोरोना में देखिए क्या देखने को मिला, सीधे लंग्स पर अटैक हुआ, फेफड़ों पर अटैक हुआ। और इन्फ्लुएंजा में क्या देखने को मिला, इन्फ्लुएंजा में फेफड़ों में खतरनाक इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण देखने को मिला। प्रतिमा जी बिल्कुल, तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से मामले अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं क्यों आखिरकार दिल धोखा दे रहा है। 4 मार्च 2023 को जो मामला आया है, आपको बता दें बापटला आंध्र प्रदेश का मामला है, जहां पर स्कूल में पढ़ाते वक्त एक शिक्षक की मौत हो गई। हैरान कर दिया इसने हर किसी को कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ।
जी हाँ, और अलग अलग मामले ऐसे ही सामने आए। 4 मार्च 2023 का मामला हमने आपको बताया। 1 मार्च 2023 को जगह थी हैदराबाद की तेलंगाना। यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक छात्र टहल रहा था और टहलने के दौरान ही अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इसी तरीके से 28 फरवरी 2023 की बात करें तो यहाँ सिकंदराबाद तेलंगाना में बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक का मामला भी सामने निकल कर आया। जी हाँ, ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिस वजह से कहा जा रहा है कि दिल जो है वो धोखा दे रहा है। हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। सिकंदराबाद का मामला आपने देखा, 28 फरवरी 2023 को ही हैदराबाद के तेलंगाना में एक जिम में पुलिस कांस्टेबल को वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया। तो अलग अलग मामले आपके सामने रख रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात में इसी तारीख को क्रिकेट खेलते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। इसने भी हर किसी को हैरान किया और सवाल लगातार सबके मन में है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्कुल, कई जगहों से ऐसे केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर क्लेर जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, उनका ही रुख करते हैं। डॉक्टर क्लेर, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? यंग जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनकी ऐसे हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है। किसी की डांस करने के दौरान, किसी की जिम में वर्कआउट करने के दौरान, तो किसी की वॉक करने के दौरान। ये केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। हर कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट वाली ब्लड सप्लाई, कोई नाड़ी बंद होती है। तो जो यंग लोगों में 35 साल से कम उम्र में सडन डेथ होती है, उसका यूजली कारण हार्ट अटैक नहीं होता, और बीमारियां भी हैं। जैसे एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, एक है रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है। ये चीज़ें बहुत होती हैं यंग लोगों में। लेकिन आजकल जो हो रहा है, और हार्ट अटैक की भी जो मात्रा है, संख्या बढ़ती जा रही है। और उसका क्यों कारण है, मेरे ख्याल में उसके 3 कारण हैं। एक तो ये सर्टनली मेरा ख्याल है कोरोना का भी इफ़ेक्ट है, क्योंकि कोरोना का इफ़ेक्ट जब आदमी को आराम मिल जाता है कोरोना से, तो जो डेटा आ रहा है कि साल 1.5 तक उसका इफ़ेक्ट रह सकता है। कोagulative ब्लड की बढ़ती है, और सडन कार्डियक अरेस्ट भी बिकॉज ऑफ रिदमियाज ऐसे पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, और उसका पब्लिश डेटा भी है। दूसरा एक चीज़ जो आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि जो लोग जिम करते हैं, वो जो आर्टिफिशियल मसल बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी नुकसान करती हैं। उसका भी पेपर पब्लिश है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको भी बंद करना चाहिए। और तीसरा रीज़न स्मोकिंग है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक होता है। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिनको हमने रोकना है अगर हम उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं। आपने एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस बताया कि कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में फ़र्क है। जो युवा लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपने बताया। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। अचानक से जो ये हार्ट अटैक आ जाता है, जिम करते वक्त, डांस करते वक्त, लोग बस चला रहे हैं, ड्राइवर की बस चलाते चलाते मौत हो गई, और फिर बस जाकर कहीं और जाकर टकराव हो गया, ये हादसे को भी न्योता दे रहा है। तो क्या ये वजह क्या है? कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? राइट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि कार्डियक अरेस्ट होता है बिकॉज हार्ट वाले नीचे वाले चेंबर से, वेंट्रिकल से रिदम की प्रॉब्लम आती है। और एक कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जब हार्ट रेट बहुत 200-250 हो जाता है। एक है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन में हार्ट ऐसे ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो बेसिकली क्या है, सर्कुलेशन बंद हो जाती है, ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है। अगर उस बंदे को हम CPR ना करें, या उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना दें, तो 5-7 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यही कार्डियक अरेस्ट अक्यूट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है। हालांकि 85% लोगों को जब कार्डियक अरेस्ट होता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता। सिर्फ 15% लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो हमें ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसके लिए ज़रूरी है, अगर हमने पब्लिक को बचाना है सडन कार्डियक अरेस्ट से, तो लोगों को CPR सिखाना पड़ेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सारे लोगों को सिखाया जाता है, और हमें भी सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जब जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि कोरोना का भी कहीं ना कहीं करेक्शन हो सकता है, जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़्यादातर पॉपुलेशन जिसने वैक्सीनेशन ले लिया है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त थी इन चीज़ों को लेकर कि ऐसा कोई आगे कोई गंभीर बीमारी से उनका सामना नहीं होगा। लेकिन इस तरीके के केसेस काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली जो सर ने बताया वो परफेक्ट वही है कि ये केसेस दोनों ही आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के।
एंड ये कहीं ना कहीं कुछ आई थिंक माइक्रो और माइल्ड इन्फ्लामेशन इन द कार्डियक में भी कार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस के केसेस हैं, जो भी केसेस इस टाइप के है उसमें देखा गया है। तो टू बी सेफ, जिनको भी पहले कोविड हुआ है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे रहा है, आईसीयू से रिकवर होके आए हैं, तो 1.5 ईयर के बाद ये इस टाइप के केसेस जो आ रहे हैं अगर, तो कुछ ना सम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स असेसमेंट लाइक CRP, ESR, ये बहुत सिंपल बेसिक टेस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है, करा लेने चाहिए। और बाकी ये कार्डियक एग्जामिनेशन, उनको थोड़ा सा भी माइल्ड सिम्टम कभी भी आता है तो उसको लोग लाइटली ना लें, क्योंकि पोस्ट कोविड अगर इन्फ्लामेशन है तो लोग जिम जाने से, क्योंकि ये सिम्टम तो नहीं देता है, पर जैसे आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करोगे वो एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाता है। जी डॉक्टर राहुल, अगर आप स्ट्रेस में हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है या फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, क्या ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हैं? और अगर ऐसा है तो उन्हें अभी से सावधान होने की जरूरत है, क्या उन्हें करना चाहिए? आई थिंक कार्डियक अरेस्ट का जो सिंपल अगर हम बेसिक भाषा में समझे तो हार्ट पे किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस आ रहा है, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी से आ रहा है, वो स्ट्रेस बीमारी से आ रहा है, वो स्ट्रेस वीकनेस से आ रहा है, या वो स्ट्रेस इम्यूनोमॉड्यूलेशन से आ रहा है। सो जैसा कि हमने देखा कि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को जो हमने टारगेट जनरल पब्लिक में लिया कि हमारी ऑक्सीजन ठीक हो गई, इसका मतलब हमारे लंग ठीक हो गए, लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं तो उनके लंग फंक्शन 50% काम कर रहे हैं, 40% काम कर रहे हैं, 60% काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों को ये फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग है कि लंग तो बिल्कुल ठीक है। स्टेरॉइड लिया उन लोगों ने, इनएक्टिविटी रही, ओबेसिटी हो गई, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, जिससे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ गए, जिसमें स्लीप एपनिया, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट, और जब ये चीज़ें रहती हैं तो वो धीरे धीरे हार्ट पे स्ट्रेस डाल रही हैं। कुछ लोगों को पहले से माइल्ड हार्ट डिसीज थी जिसको इग्नोर किया जाता है और एक टाइम के बाद वो मैनिफेस्ट होती है। सो बॉडी की जो कॉम्पनसेशन पावर है वो हमें असेस करनी होगी। उसको असेसमेंट करने में हार्ट लंग की इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके इवैल्यूएशन में ब्लड में आपको देखना है कि आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ESR, CRP, लिपिड प्रोफाइल, ये सब ठीक हों। उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ चीज़ें इफेक्टिव हैं। यानी डॉक्टर शर्मा, आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहे। डॉक्टर राजशुभन, सवाल मेरा आपसे भी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो लगातार हम केसेस देख रहे हैं उसमें जो उम्र का दायरा है वो बहुत कम हो गया है। और पहले हम कभी हार्ट अटैक के बारे में सुनते थे या जिक्र होता था तो 60s में वो लोग होते थे, 60 की उम्र के आसपास के लोग थे जिनको लेकर हम सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के केसेस की, डॉक्टर क्लेयर भी कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या आप भी एक बड़ा फैक्टर उसको मानते हैं? और बदलते मौसम को भी क्या एक बड़ा फैक्टर मानना चाहिए जो कि ब्लड प्रेशर को आपके हाइप करता है? प्रतिमा, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आपने गौर किया कि हिंदुस्तान में 10% बच्चे डायबिटिक हो चुके हैं। 1/3 आबादी हिंदुस्तान की डायबिटिक है, जो बहुत बड़ा रिस्क है हार्ट अटैक का। स्क्रीन टाइम, मतलब लोगों का मोबाइल पे लगे रहना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ना जाने कितनी चीज़ें, जिसके कारण सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो गया। रात में लोग जगते हैं, दिन में सोते हैं, जिसके कारण एथेरोमा फॉर्मेशन, हार्ट के अंदर की नली में प्लेक बन जाते हैं। और कभी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, प्लेक रप्चर हुआ और हार्ट अटैक हुआ, आप वहीं मर गए। तो ये आपको देखना पड़ेगा पिछले 20 साल में ही क्यों। ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में हार्ट अटैक नहीं बढ़ा है। इस पे टॉपअप किया कोविड ने, जो और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को बढ़ाया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, अपने लाइफस्टाइल को देखना होगा, लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव किए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई। पहले फोन आपका स्थगित था, इंसान चलित था। आज फोन आपका चलित, मतलब मोबाइल हो गया, इंसान स्थगित हो गया, तो आपकी एक्सरसाइज डाउन हो गई। तो जिम छोड़ के योगासन करें और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में काउंट करें कि आपकी एक्सरसाइज कितनी है, स्ट्रेस लेवल कितना है, सोने जगने का टाइम क्या है, खाने में शुद्ध भारतीय भोजन कितना खाते हैं और पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें कितनी खाते हैं। देखिए हार्ट अटैक केसेज कम हो जाएंगे। तो देखिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि बदलती लाइफस्टाइल में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, वायरल चैप्टर को देखते हुए भी और पोस्ट कोविड इफेक्ट को देखते हुए भी। हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। होली का त्योहार है, लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, लोग मिलते जुलते हैं, खेलते हैं और ऐसे में प्रिकॉशंस बरतना भूल जाते हैं। एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये समझाइए कि अगर ऐसी कोई अनचाही घटना घटती है जिसके बारे में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री को गौर करते हुए कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो लंग की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, अपनी दवाइयों का सेवन रेगुलर करना है। अगर आपको फ्लू सिम्टम्स चल रहे हैं, खांसी है, बलगम है, बुखार है,
तो कोशिश करें कि आप बाकी लोगों से ना मिले ताकि ये इन्फेक्शन उनको ना जाए। और उनके साथ अगर आप रंग का एक्सपोजर लेंगे तो लंग पे और हार्ट पे और ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं, कृपया अपने सिम्टम्स इग्नोर ना करें। बहुत बार ऐसा हो रहा है, मेरे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब होली निकल जाने दीजिए तब आके हम दिखाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जो दुर्घटनाएं वो कभी भी हो सकती हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि हर जगह, तो अपने सिम्टम्स बिल्कुल इग्नोर ना करें। जहाँ पर आपको लगता है सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास जाइए, एटलीस्ट इवैल्यूएट कराइए कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फ्लू सीजन चल रहा है, तो फ्लू की भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, जो इंडिया गवर्नमेंट और WHO हर साल नई स्ट्रेन देता है, उसका वैक्सीनेशन लें ताकि फ्लू के चांसेस भी 70% तक कम हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का स्टूडियो में आने के लिए, और जो दो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रही बीमारियां हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए, और क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ध्यान आपको रखना है इस होली के सीजन में, त्योहार के सीजन में, वो भी हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया।